हेलो एवरीवन। हम देख रहे हैं रीट एग्ज़ाम के लिए प्रश्नोत्तर। मित्रों, आज हमारा टॉपिक जो रहने वाला है वो है हिंदी शिक्षण विधियाँ। दोस्तों, आज हम हिंदी में शिक्षण विधियों से संबंधित एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों पर चर्चा करने जा रहे हैं। मैं आपके लिए टॉप 75 क्वेश्चन लेकर आया हूं। हम हिंदी शिक्षण विधियों में धीरे धीरे सारे प्रश्नोत्तर हल कर लेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यदि आप सी टेट, एच टेट, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो भी यह क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। आप वीडियो को पूरा देखें, वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें। दोस्तों, आपने मेरे यूट्यूब चैनल को जो प्यार दिया है, मैं आशा करता हूँ कि ये प्यार आपका हमेशा ही बना रहे। नमस्कार, मैं राजेंद्र सभी का स्वागत करता हूं कलाम सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल में। सभी दोस्त वीडियो को लाइक कर दें तथा वीडियो को शेयर कर दें तथा नए मित्र जो जुड़े हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दोस्तों, बालक भाषा में अपना विकास करने के लिए निम्न में से किस एक उपक्रम के रूप में प्रयोग करता है दोस्तों? तो किस एक रूप में प्रयोग करता है? वो करता है भाषा को करता है दोस्तों। किस में करता है? भाषा को करता है। पहला आंसर हो जाएगा डी नंबर आपका। बच्चों में बोलने से क्या? बच्चों में बोलने से अभिव्यक्ति को व्यक्त करने की क्षमता पैदा हो जाती है या दूसरे को परेशान करने का कौशल विकसित हो जाता है? कक्षा में एकाग्रचित्त होकर बैठने लगते हैं, कक्षा का वातावरण खराब कर देते हैं दोस्तों। इसका जो आंसर हो जाएगा, बच्चों में बोलने से अभिव्यक्ति को व्यक्त करने की क्षमता बढ़ जाती है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा, पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, बोलने के माध्यम से बच्चों में भाषा परिवार कुशल नहीं हो पाता, ज्ञान को अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास रुक जाता है, झिझक समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, झिझक समाप्त हो जाती है। ये आंसर इसका हो जाएगा मित्रों। बोलने के माध्यम से क्या होते हैं, बच्चों में ना जो झिझक होती है बोलने की, जिससे डरता है बच्चा, तो वो झिझक होती है ना, वो समाप्त हो जाती है धीरे धीरे बोलने से। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था आपके लिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, शिक्षण की दृष्टि से कौन सी कविता किस स्तर पर उपयुक्त नहीं रहती है दोस्तों? तो कौन से शिक्षण की दृष्टि से कौन सी कविता किस स्तर पर उपयुक्त नहीं रहती है, नहीं पूछा है आपसे दोस्तों। तो प्रारंभिक स्तर पर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, जो डी नंबर आंसर है आपका, प्रारंभिक स्तर पर उद्बोध कविता दोस्तों। ये आंसर आपका राइट हो जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, कविता का चयन करने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों? जब कविता का हम चयन करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए मित्रों? कविता की भाषा इस तरह ना कुलो दोस्तों, जिस स्तर के लिए हम पढ़ा रहे हैं उसके स्तर के अनुसार ही वो कविता की भाषा होनी चाहिए। कविता का विषय बालकों के जीवन से संबंधित हो दोस्तों। ऐसे नहीं कविता किसी और के लिए सुनाने शुरू कर दी, तो वो बालकों के जीवन से संबंधित होनी चाहिए। ऐसे कविता होनी चाहिए, उनके हट के नहीं होनी चाहिए। कविता रुचिकर होनी चाहिए दोस्तों। कैसी होनी चाहिए? रुचिकर होनी चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि ये भी राइट है, ये भी राइट हो जाएगा हमारा, और 3 नंबर भी राइट हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन राइट होने वाला वो 4 नंबर हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, गीत विधि किस स्तर की कक्षाओं के लिए उचित है दोस्तों? जो गीत विधि होती है वो किस स्तर की कक्षाओं के लिए उपयुक्त होती है दोस्तों? तो वो हो जाएगी आपके, कौन से स्तर हो जाएंगे आपके लिए? प्रारंभिक स्तर के लिए हो जाएगी दोस्तों। गीत जो विधि होती है वो प्रारंभिक स्तर के लिए उपयोगी होती है दोस्तों। निम्न में से कौन सी विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है मित्रों? छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं पूछा गया, तो जो छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है वो बात कर ले। अर्थबोध विधि दोस्तों ये सही होती है, अभिनय विधि ये भी है, गीत विधि ये भी है। उपयोगी नहीं पूछा गया हमसे, तो उपयोगी नहीं है। व्याख्यान विधि उपयोगी नहीं है मित्रों, छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। कहानी सुनाने से बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। बच्चे प्रसन्न होते हैं, बच्चे कक्षा में एकाग्रचित्त होकर साथ बैठने लगते हैं, बच्चे अनुशासित रहते हैं दोस्तों। जब कहानी सुनाते हैं ना तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन का विकास हो ज़्यादा होता है दोस्तों। जब कहानी सुनाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, उस कहानी में सुन के उस कहानी को अपने आप को उतारने की कोशिश करते हैं। सोचने की क्षमता बढ़ जाती है, और सोचने की क्षमता बढ़ेगी, उसकी कल्पना करने की शक्ति बढ़ जाएगी कहानी सुनाने से दोस्तों। तो 1 नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य क्या है दोस्तों? जो मौन वाचन शिक्षण जो होता है उसका उद्देश्य पूछा गया आपसे, तो उसका उद्देश्य बताइएगा मुझे आप। तो उसका उद्देश्य क्या होगा?
मौनवाचन शिक्षण का उद्देश्य तार्किक योग्यता का विकास, मनन शक्ति दोस्तों, तार्किक योग्यता का विकास भी है दोस्तों और मनन शक्ति का भी उद्देश्य है दोस्तों। ये दोनों उद्देश्य हैं तो दोनों का विकास दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इस दोनों का विकास हो जाता है, मौनवाचन शिक्षण का उद्देश्य यही होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, निम्न में से क्या भाषा का एक कार्य नहीं है दोस्तों। इसमें पूछा गया आपसे भाषा का एक कार्य नहीं है दोस्तों, क्या भाषा के कार्य नहीं है। तो विचार विनिमय को कठोर बनाना, तो यही है दोस्तों, ये इसका कार्य नहीं है। विचार जो विनिमय होते हैं आपस में बांटने के लिए, तो वो कठोर हो जाए ऐसे नहीं होता दोस्तों, ये कार्य इसके नहीं है भाषा के। तो ये हमारा ऑप्शन हमारा पहला ही राइट हो जाएगा दोस्तों। निम्न में से कौन सी विधि प्रश्नोत्तर विधि भी है दोस्तों। इनमें से पूछी गई है ऐसी विधि बतानी है जो प्रश्नोत्तर विधि भी है दोस्तों। तो ऐसी विधि कौन सी हो जाएगी हमारी जो प्रश्नोत्तर विधि है मित्रों, तो ऐसी विधि हो जाएगी हमारी खंडामेय विधि हो जाएगी। ये बी नंबर आंसर हमारा सही हो जाता है मित्रों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, निम्न में से क्या एक भाषा शिक्षण में सहायक सर्वे सामग्री नहीं है मित्रों। इनमें से भाषा शिक्षण में सहायक सर्वे सामग्री पूछा गया है, कौन सी नहीं है। तो आप वीडियो को लाइक कर दें मित्रों और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। ग्रामोफोन सर्वे पूछा गया मित्रों, सर्वे नहीं है पूछा गया आपसे, ये लगा लीजिएगा थोड़ा सा नहीं है ना। तो ग्रामोफोन सर्वे है, टेप रिकॉर्डर सर्वे है दोस्तों। तो चित्र विस्तारक ये नहीं है मित्रों, ये नहीं है, तो इसका नहीं पूछा गया था ऑप्शन, हमने सी नंबर आंसर हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, बालक पहले सीखता है भाषा सीखता है व्याकरण या दोनों या कोई नहीं मित्रों। तो बालक पहले क्या सीखता है, पहले बालक सीखता है क्या, पहले भाषा सीखता है दोस्तों बालक, है ना। तो याद कर लीजिएगा पहले बालक क्या सीखा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पहले भाषा सीखता है बालक, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए। अभ्यास की अवस्था में महत्व दिया जाता है दोस्तों। अभ्यास की अवस्था में किस चीज को महत्व दिया जाता है दोस्तों। अभ्यास की अवस्था में ध्यान रखिएगा, पढ़ने को भी महत्व दिया जाता है, लिखने को महत्व दिया जाता है, मौखिक वाचन को भी महत्व दिया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा डी नंबर आंसर राइट हो जाएगा मित्रों। ये सारे ऑप्शन सही है हमारे, सभी का महत्व दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए। भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए दोस्तों। तो जहां बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने का अधिकाधिक अवसर मिले मित्रों, ये तो सही है। जहां शिक्षक बोले और बच्चे ध्यान से सुने, जहां भाषा की शुद्धता प्राथमिक बल पर हो, दीवारों पर सूक्तियां लिखी हो दोस्तों, नहीं। जहां बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने का अधिकाधिक अवसर मिले दोस्तों, ये होना चाहिए माहौल। कैसा माहौल होना चाहिए, पहले वाला जो माहौल है, बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने के दोनों का अधिकाधिक अवसर मिलना चाहिए, तभी तो भाषा सीख पाएगा दोस्तों। सतत समग्र मूल्यांकन में ग्रेड E1 क्या है दोस्तों। तो सतत समग्र मूल्यांकन है, इसमें ग्रेड 1 पूछा गया मित्रों, क्या है 1 कितना प्रतिशत है दोस्तों। तो वो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, 20 से लेके 32% हमारा सही हो जाएगा। जो ग्रेड 1 है, E1 ग्रेड है, ये हो जाएगा कितना 20 से लेके 32% के मध्य हो जाएगा दोस्तों। बच्चों में सीखने से होने वाले प्रभावपूर्ण परिवर्तन है मित्रों। बच्चों में सीखने से होने वाले प्रभावपूर्ण परिवर्तन कौन से हैं, क्या परिवर्तन होता है सीखने से दोस्तों। तो उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है मित्रों। किस में परिवर्तन होता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। बच्चा जब सीखता है तो उसका क्या होता है, व्यवहार में उसके परिवर्तन होना शुरू हो जाता है मित्रों। नियम से उदाहरण की ओर किस विधि में जाना पड़ता है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हमें जाना है किसकी तरफ, हमें जाना है नियम से उदाहरण की तरफ मित्रों। जब हम नियम की उदाहरण की तरफ चलते हैं तो हमें किस विधि का सहारा लेते हैं, तो हम लेते हैं निगमन विधि दोस्तों। कौन सी विधि है, निगमन विधि, है ना। तो इस विधि का सहारा हमें जाना किस साइड में, नियम से उदाहरण। यदि उदाहरण से नियम की तरफ जाएंगे तब कौन सी बात हो जाएगी हमारी, कौन सी विधि हो जाएगी, आगमन विधि हो जाएगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अभी देखो ये क्वेश्चन, उदाहरण से नियम की ओर जाना है हमने, मान लो, है ना। तो उदाहरण से जब नियम की तरफ जाना है तो हमने कौन सी विधि का उपयोग करेंगे, तो आगमन विधि का उपयोग करेंगे दोस्तों। आगमन विधि को अपनाना पड़ेगा मित्रों। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर आप किस तरह का बाल साहित्य उचित समझते हैं दोस्तों। यदि आप प्राथमिक स्तर पर पढ़ा रहे हैं तो आप किस तरह का बाल साहित्य उचित समझते हैं। केवल कहानियां, केवल कहानियां, ऐसा साहित्य जो प्रसिद्ध साहित्यकारों द्वारा लिखा गया हो, ऐसा साहित्य जिसमें शब्दों और घटनाओं को दोहराव हो, केवल कविताएं दोस्तों। तो ऐसा साहित्य जिसमें शब्दों
और घटनाओं का क्या हो, दोहराव हो मित्रों। क्या होना चाहिए, ऐसा बाल साहित्य उचित समझते हैं जिसमें क्या हो, शब्दों का और घटनाओं का दोहराव हो दोस्तों। तो सी नंबर आंसर हमारा सही हो जाएगा मित्रों। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा में रुचि का विकास करने के लिए उपयुक्त उपाय है दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाओं में रुचि बढ़ाना है हमने, मान लो, है ना। तो क्या करना चाहिए, हमें बच्चों के पाठ्य पुस्तक में पढ़वाना चाहिए उसको, बच्चों को मौखिक रूप से अधिक समझना चाहिए दोस्तों, ये आंसर हो जाएगा। बच्चों को मौखिक रूप से अधिक समझाना है मित्रों, उनको बोल के ज़्यादा से ज़्यादा बताना है मित्रों, तभी हो जाएगा, क्या होगा, भाषा में उनकी रुचि बढ़ जाएगी मित्रों। एक बालक सामान्यतः किस विषय में रुचि अधिक लेता है मित्रों। एक बच्चा जो होता है वो सामान्यतः किस विषय में रुचि लेगा, तो आप बताइएगा। बालक की यदि कोई वास्तविक जीवन से कोई चीज़ संबंधित टॉपिक हम उसको पढ़ा रहे हैं, उसके वास्तविक जीवन से वो चीज़ संबंध रखती है, तो उसमें ज़्यादा रुचि लेता है, कन्फर्म सी बात है दोस्तों। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, जो वास्तविक जीवन से संबंधित हो उसमें बच्चा क्या करता है, रुचि ज़्यादा लेता है मित्रों। निम्न में से व्याकरण शिक्षण की विधियां हैं दोस्तों। व्याकरण शिक्षण की विधियां बतानी है, कौन कौन सी है मित्रों। तो व्याकरण शिक्षण की जो विधियां हैं, समवाय विधि भी होती है, भाषा संसर्ग की भी विधि होती है, आगमन विधि भी होती है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसका आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। निम्न में से व्याकरण पढ़ाने की सर्वोत्तम विधि है दोस्तों। हमने बच्चों को व्याकरण पढ़ानी है, तो सर्वोत्तम विधि कौन सी उपयोग करेंगे, सबसे अच्छी विधि कौन सी है व्याकरण पढ़ाने के लिए। तो दोस्तों अच्छी जो विधि हो जाएगी, हमने क्या करनी है, आगमन विधि है दोस्तों। उदाहरण से लेकर नियम की तरफ चलते हैं इस विधि में। तो ये विधि है क्या पढ़ाने के लिए, व्याकरण पढ़ाने की सर्वोत्तम विधि है दोस्तों। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए क्वेश्चन, ये क्या है, क्वेश्चन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। निम्न में से भाषा की शिक्षा किस विधि में दी जाती है दोस्तों। तो भाषा की शिक्षा पूछी गई है आपसे, हमें बच्चों को भाषा की शिक्षा देनी है, तो हम किस विधि का उपयोग करेंगे मित्रों। तो आगमन विधि, निगमन विधि, भाषा संसर्ग विधि। दोस्तों ये हो जाएगी आपकी भाषा संसर्ग विधि का उपयोग करेंगे यदि हम भाषा की शिक्षा बच्चे को दे रहे हैं। तो कौन सी विधि का उपयोग करेंगे, भाषा संसर्ग विधि दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, भाषा शिक्षण में के सामान्य उद्देश्य क्या है मित्रों। भाषा शिक्षण का हम जो भाषा का पढ़ाते हैं मित्रों, तो उसका हमारा उद्देश्य क्या होता है, छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास हो, ये भी होता है मित्रों हमारा उद्देश्य। भावानुकूल भाषा प्रयोग, स्वर निर्माण, अंग संचालन का अभ्यास करना, ये भी होता है दोस्तों। छात्रों में शुद्ध, सरल, स्पष्ट ढंग से आत्म व्यक्ति योग्यता उत्पन्न करना, ये भी है दोस्तों। ये सारे कारण हैं इसके, तो ये हमारा डी नंबर जो आंसर है वो सही हो जाएगा मित्रों। क्या हो जाएगा, हमारा डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। तो इसका जो 26वां का जो आंसर है वो हमारा उपरोक्त सभी बातें ये सही है। प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं दोस्तों। जो बच्चे छोटे होते हैं, प्राथमिक कक्षा में पढ़ते हैं, वो बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करेंगे, आप बताइएगा मुझे। तो वो बच्चे जिनमें क्या हो, जिनमें ल्यात्मकता हो, वे ऐसी क्या करेंगे, वो बच्चे कविताएं पसंद करेंगे मित्रों। सी नंबर इसका आपका राइट हो जाता है। भाषा शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री का लाभ है मित्रों। तो शिक्षण सहायक सामग्री का लाभ क्या है मित्रों, भाषा शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री का लाभ है शब्दों के उच्चारण शुद्ध करने में, ये भी है, शब्दों के अर्थ निकालने में, ये भी है मित्रों। तो ए और बी दोनों हो जाएंगे आंसर हमारा। क्या आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा। शब्दों के उच्चारण शुद्ध करने में और शब्दों के अर्थ निकालने में शिक्षण सहायक सामग्री का लाभ है मित्रों। आपके विद्यालय का परीक्षा परिणाम संतोषप्रद नहीं रहता है, तो आप क्या करेंगे मित्रों, योग्य एवं निष्ठावान परिश्रमी अध्यापकों की नियुक्ति करेंगे। बिल्कुल सही बात है, योग्य और जो निष्ठावान जो परिश्रम करवाते हैं उन्हीं अध्यापकों को अपन स्कूल में नियुक्त करेंगे। मासिक परीक्षा की व्यवस्था कर निदानात्मक कार्य करना तथा उपचारात्मक शिक्षण देना दोस्तों। यदि कोई बच्चा कहीं गलती कर रहा हो तो उसको गलती को वही सुधार के उसको आगे बढ़ाना दोस्तों। व्यक्तिनिष्ठ शिक्षण की व्यवस्था पर प्रत्येक छात्र का निवारण करना, ये बात भी सही है। प्रत्येक बच्चों को ध्यान में रखे उसकी व्यवस्था को आगे बढ़ाना या उसमें सुधार करते जाना, ये सारी बातें सही क्या है, सारी बातें सही है मित्रों, ये टोटल बातें सही है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सही सभी, ये जो आंसर है वो सही हो जाता है। जैसे हॉस्पिटल शब्द का अर्थ अस्पताल है, यह अर्थ किस विधि से निकाला गया है मित्रों। ये पूछा गया है
कि हॉस्पिटल का जैसे अर्थ अस्पताल होता है मित्रों हिंदी के अंदर, यह अर्थ किस विधि से निकाला गया? अनुवाद विधि नहीं, परिभाषा बनाकर ये भी नहीं, अर्थ विस्तार विधि दोस्तों, इसका अर्थ निकलता है ना। तो अर्थ विस्तार विधि के द्वारा हम क्या करते हैं, हॉस्पिटल को जैसे अस्पताल लिखते हैं, तो इस विधि के द्वारा इसका अर्थ निकाला गया है। भाषा विकास का द्वितीय चरण निम्न में से क्या है मित्रों? भाषा विकास का सेकंड चरण पूछा गया आपसे, इसमें से है क्या? तो भाषा विकास का जो सेकंड चरण होता है, तो वो होता है, सेकंड चरण कौन कौन सा होता है? बोलना होता है मित्रों। क्या होता है? सेकंड चरण बोलना होता है। निम्न में से कौन सी क्रिया एक साथ चलती है मित्रों? तो कौन सी क्रियाएं हैं जो एक साथ चलेगी? तो कौन सी क्रिया चलती है मित्रों? पढ़ना सुनना चलती है क्या? पढ़ना बोलना या सुनना बोलना दोस्तों? सुनना और बोलना, ये प्रक्रिया क्या चलती है? दोनों एक साथ चलती है मित्रों। ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट लगा लेना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। भाषा प्रवाह को कुशल बनाने में सर्वाधिक भूमिका होती है। सर्वाधिक भूमिका किसकी होती है? भाषा प्रवाह को कुशल बनाना है हमें, तो बोलने की जो होती है ना भूमिका सर्वाधिक होती है भाषा प्रवाह को कुशल बनाने में, तो बोलना इसका आंसर हो जाएगा। भाव एवं विचारों की अभिव्यक्ति का प्रभाव होता है। भाव एवं विचारों की अभिव्यक्ति का प्रभाव होता है, किस में होता है दोस्तों? इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी आंसर हो जाएगा बोलने में होता है। भाव एवं विचारों से हमारे जो भाव होते हैं और विचार होते हैं, उनसे हमारी क्या होती है? अभिव्यक्ति पता लग जाती है मित्रों। मुस्कुराकर किसी शब्द को स्पष्ट करना। मुस्कुराकर किसी शब्द को स्पष्ट करना अभिनय विधि है क्या? परिभाषा बनाकर अर्थ विस्तार विधि या व्याख्यान मित्रों? तो कौन सी अभिनय विधि है? कौन सी अभिनय? हम अभिनय करते हैं, मुस्कुराकर किसी शब्द को स्पष्ट कर देते हैं, उसको मुस्कुराकर उसका आंसर दे देते हैं। तो ये कौन सी विधि हो जाएगी? हमारी अभिनय विधि हो जाएगी। काव्य के रूपों के अनुसार गद्य एवं पद्य दोनों किस प्रकार के काव्य के अंतर्गत आते हैं मित्रों? ये दोनों काव्य किसके अंतर्गत आते हैं? गद्य और पद्य। गद्य और जो पद्य जो है ना, याद कर लीजिएगा आप, ये श्रव्य के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं दोस्तों? ये श्रव्य काव्य के अंदर आते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण सिखाने के प्रति रुचि उत्पन्न करना यह उद्देश्य है मित्रों। हिंदी भाषा शिक्षण सिखाने के प्रति रुचि उत्पन्न करना यह उद्देश्य है प्राथमिक स्तर के बच्चों के छात्रों के लिए दोस्तों। किसके लिए उद्देश्य है? ये हमारा जो प्राथमिक स्तर के जो छात्र होते हैं ना, उनके लिए उद्देश्य बन जाता है हिंदी भाषा शिक्षण सिखाने के प्रति रुचि उत्पन्न करना। भाषा के माध्यम से छात्रों का होता है मानसिक विकास, बौद्धिक विकास या शारीरिक विकास, या केवल एक तथा दो दोस्तों? तो भाषा के माध्यम से छात्रों का कैसा विकास होता है? तो मानसिक विकास होगा दोस्तों, एक बौद्धिक विकास भी होता है, लेकिन शारीरिक विकास नहीं होता दोस्तों। भाषा यदि बोलेगा तो उसका क्या शरीर हष्टपुष्ट हो गया? क्या नहीं होगा ना हष्टपुष्ट, तो शारीरिक विकास नहीं होता उसका। तो केवल क्या होगा हमारा? केवल एक और बी हमारा आंसर यहाँ पे सही हो जाता है। निम्न में से क्या एक बोलने तथा सुनने दोनों की विशेषता है दोस्तों? इसमें से पूछा गया है एक बोलने तथा सुनने दोनों की विशेषता है, क्या है? शुद्ध उच्चारण करना मित्रों। क्या हो जाएगा इसका आंसर? शुद्ध उच्चारण करना। भाषा विकास का प्रथम चरण निम्न में से क्या है मित्रों? भाषा विकास है तो पहला चरण पूछा है हमसे, तो पहला चरण हमेशा याद रख लेना। पहला क्या करता है बच्चा? सुनता है दोस्तों। पहला हमारा चरण क्या हो जाएगा? सुनना हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? बोलना। भाषा शिक्षण के अंतर्गत दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री उपयोगी है, तो ये किसके लिए उपयोगी है? शिक्षक कौशलों के विकास के लिए उपयोगी है, बिल्कुल है। शिक्षण को रोचक बनाने में ये भी है, एक से अधिक इंद्रियों को सक्रिय करने में ये भी है। तीनों के आंसर राइट हो जाएंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी के लिए दोस्तों। भाषा सीखने के लिए सबसे उपयुक्त साधन है सुनना, बोलना, पढ़ना, अनुकरण करना। भाषा सीखने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है इनमें से? तो हमने भाषा सीखनी है, सबसे पहले क्या करेंगे? अनुकरण करेंगे दोस्तों। क्या करेंगे याद कर लिएगा, सबसे उपयुक्त साधन हमारा क्या है? हमारा हो जाएगा अनुकरण करना। किसी चीज को देखना, उसको पीछे पीछे दोहराना, अनुकरण करना दोस्तों। भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषा के अधिग्रहण हेतु सबसे प्रबल पक्ष है मित्रों। सबसे प्रबल पक्ष पूछा गया आपसे, तो सुनना तथा पढ़ना हो जाएगा। सबसे प्रबल पक्ष क्या हो जाएगा? सुनना तथा पढ़ना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, काव्य के कला पक्ष में अभिव्यक्ति कौशल नहीं पूछा गया, तो कौन सा अभिव्यक्ति कौशल नहीं है इसमें से? तो इसमें से अभिधा है दोस्तों, ये तो है, नहीं पूछा गया हमने। लक्षणा भी है, व्यंजना भी है, तो कौन सा नहीं है? राग नहीं है मित्रों।
तो डी नंबर आंसर इसका सही हो जाता है। कविता की विशेषता नहीं है, कविता की क्या विशेषता नहीं है इनमें से? कविता एक प्रबल अनुभूति है, ये तो विशेषता है दोस्तों। कविता में लय ताल और संगीत होता है, ये भी होता है। कविता नीरस होती है दोस्तों, नहीं, कविता नीरस नहीं होती मित्रों, ये गलत हो गया हमारा, ये शब्द गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सी सही हो जाएगा, नहीं पूछा था तो नहीं में क्या हो जाएगा? सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। व्याकरण का मुख्य उद्देश्य निम्न में से किसका विकास करना है? व्याकरण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो विकास करना होता है। किसका विकास करना होता है? पढ़ने के कौशल का, बोलने के कौशल का, लिखने के कौशल का, या उपरोक्त सभी कौशलों का दोस्तों? तो पढ़ने के कौशल का विकास होता है व्याकरण में, बोलने का भी विकास होता है, लिखने का भी विकास होता है व्याकरण के दौरान दोस्तों। तो उपरोक्त सभी कौशलों का विकास होता है किसके? व्याकरण का इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। निम्न में से व्याकरण शिक्षण की विधि कौन सी है? इसमें से व्याकरण शिक्षण की विधि पूछी है, इसमें से सिद्धांत विधि है दोस्तों, आगमन विधि ये भी है, प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि है, और इनमें से ये सारे हैं से दोस्तों, सारे हैं, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों। अगला क्वेश्चन, संप्रेषण कौशल का विकास करने में व्याकरण की भूमिका होती है। शुद्ध भाषा का प्रयोग करना, अशुद्ध उच्चारित भाषा का प्रयोग करना, ए बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं मित्रों। तो संप्रेषण कौशल का विकास करना है, मान लो हमने, है ना। व्याकरण की भूमिका उसमें कैसी होती है दोस्तों? तो व्याकरण की जो भूमिका होती है, शुद्ध भाषा का प्रयोग करना होता है संप्रेषण के अंदर दोस्तों। तो इसका एक नंबर आंसर, अशुद्ध उच्चारित भाषा का प्रयोग करना ये गलत है दोस्तों, है ना। तो एक नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लेखन कौशल के विकास में व्याकरण का महत्व है दोस्तों। लेखन कौशल में विकास में पूछा व्याकरण का क्या महत्व है मित्रों? तो व्याकरण का क्या महत्व है देख लो। वर्तनी संबंधी समस्याओं का समाधान होता है, बिल्कुल होता है साहब। विराम चिन्हों के गलत प्रयोग का समाधान होता है, ये भी समाधान होता है। कठिन शब्दों के प्रयोग की समस्या का समाधान होता है, ये भी समाधान होता है। तो उपरोक्त सभी व्याकरण में विकास में कौशल विकास करना, लेखन बड़ा, तो इसमें ये सभी का महत्व है मित्रों, है ना, सभी का महत्व हो जाएगा हमारा। गद्य साहित्य क्षेत्र है, गद्य जो साहित्य जो क्षेत्र है वो कैसा क्षेत्र है? व्यापक है, संकुचित है, दोनों है दोस्तों। तो जो गद्य साहित्य जो क्षेत्र होता है हमारा ना, वो व्यापक होता है। कैसे होता है हमारा? व्यापक होता है मित्रों। एनसीएफ ने जोर दिया, एनसीएफ ने जोर किस पे दिया दोस्तों? तो एनसीएफ ने जो जोर दिया है, आप बताइएगा मुझे, किसके ऊपर जोर दिया है एनसीएफ ने? एनसीएफ ने सैद्धांतिक शिक्षा पर दिया है क्या? व्यवसायिक शिक्षा पर? क्रिया आधारित शिक्षा पर? दोस्तों यही हो जाएगा हमारा, क्रिया आधारित शिक्षा पर एनसीएफ ने जोर दिया मित्रों। करके सीखना दोस्तों, है ना, क्रिया करना मतलब कोई काम को करके ही सीखा जाता है मित्रों। सतत समग्र मूल्यांकन में C1 ग्रेड मिलता है दोस्तों। कितना मिलता है? 71 से 80, 81 से 90, और 61 से 70, या 51 से 60 मित्रों। तो C1 जो ग्रेड होता है सतत मूल्यांकन के अंदर, इसमें कितना मिलता है? इसमें मिलता है दोस्तों 51 से लेके 60 होता है, ये प्रतिशत, इतना प्रतिशत होता है इसका। सतत समग्र मूल्यांकन में समेटिव 2 का बरांकन दिया जाता है दोस्तों। जो समेटिव 2 होता है उसका बरांकन कितना दिया जाता है? वो हो जाएगा हमारा 40% दिया जाता है दोस्तों। निम्न में गद्य की विद्या नहीं है दोस्तों। तो गद्य की विद्या कौन सी नहीं है? निबंध, कहानी, जीवनी या रचना दोस्तों। तो इसमें से रचना जो है ना, ये नहीं है विद्या इसकी, ये रचना नहीं है गद्य की, ये पद्य की है। निबंध है दोस्तों, कहानी भी है, जीवनी भी है, तो रचना नहीं है दोस्तों, याद कर लीजिए। इसका जो पूछा गया, नहीं पूछा गया हमने, तो हमने राइट आंसर हो जाएगा हमारा, रचना हो जाएगा। शिक्षण की दृष्टि से निबंध अध्ययन का पाठ है दोस्तों। निबंध अध्ययन का पाठ है, क्या है? गहन अध्ययन दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा गहन, पहला ही आंसर हमारा सही हो जाता है मित्रों। अगला क्वेश्चन, निम्न में से क्या व्याकरण शिक्षण की प्रवृत्ति है? साहित्यिक प्रवृत्ति है, व्यवहारिक प्रवृत्ति है, या दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं दोस्तों। व्याकरण शिक्षण की प्रवृत्ति पूछी आपसे, साहित्यिक प्रकार की प्रवृत्ति, इसकी व्यवहारिक भी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों राइट हो जाएंगे मित्रों। क्या हो जाएगा? ए बी दोनों राइट हो जाएंगे। निम्न में से क्या व्याकरण की मुख्य विशेषता है? व्याकरण की मुख्य विशेषता पूछी गई आपसे, तो भाषा की शुद्धता है दोस्तों, व्याकरण की मुख्य विशेषता है हमारी। शब्द अनुशासन ये भी है, भाषा का शरीर विज्ञान है दोस्तों, ये तीनों ही हैं। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्याकरण भाषा निम्न में से किसका साधन है? त्रुटि का, शुद्धता का, बोलने का, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो व्याकरण भाषा में किसका साधन है दोस्तों?
ये हमारा साधन हो जाएगा शुद्धता का हो जाएगा हमारा दोस्तों। किसका हो जाएगा? शुद्धता का हो जाएगा। व्याकरण निम्न में से किसकी मुख्य पाठ्य वस्तु है दोस्तों? व्याकरण निम्न में से किसकी मुख्य पाठ्य वस्तु है? भाषा की है दोस्तों। किसकी है ये? भाषा की हो जाएगी। निम्न में से निबंध शिक्षण का उद्देश्य नहीं है दोस्तों। तो निबंध शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है इनमें से? शब्द भंडार में वृद्धि करना। नहीं पूछा है दोस्तों, याद करिएगा, नहीं पूछा है, ध्यान दीजिएगा इस पर। निबंध भंडार में वृद्धि करना ये भी है, शब्द भंडार में वृद्धि करना। पाठ से प्रयुक्त कठिन शब्दों का अर्थ बताने और व्याख्या करने की क्षमता ये भी है। कविता का पाठ का सहज स्वर विकास करना ये नहीं है दोस्तों, उद्देश्य इसका ये नहीं है दोस्तों। सी नंबर आंसर हमारा सही हो जाता है। मौन वाचन किसके सहारे किया जाता है? कान के सहारे, आंखों के सहारे, मुख के सहारे या जीभ के सहारे दोस्तों? हमें मौन वाचन करना है तो हम मौन वाचन कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? आंखों के सहारे कर देंगे दोस्तों। कैसे इशारे करेंगे? आंखों के सहारे करेंगे मौन वाचन। गद्यांश का स्पष्टीकरण एवं व्याख्या करने में निम्न युक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए। संधि विच्छेद, संधि विच्छेद, अलंकारिक भाषा प्रयोग, समास विग्रह यह परिभाषा दोस्तों। गद्यांश का स्पष्टीकरण में व्याख्या करने में निम्न युक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसका नहीं करना चाहिए? अलंकारित भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर में के रचना का पाठ्यक्रम है दोस्तों। तो पाठ्यक्रम क्या? छात्रों को मौलिक कविता, कहानी आदि लिखने की प्रेरणा देना, समस्या मूलक विषयों का लिखने का अभ्यास करवाना दोस्तों, समीक्षात्मक लेख लिखवाना, ये सारे हैं मित्रों। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अर्थबोध विधि को संज्ञा दी जाती है दोस्तों। अर्थबोध विधि को किस नाम की संज्ञा दी जाती है? तो अर्थबोध का नाम से पता लग गया होगा। अर्थबोध की जो है विधि को अर्थबोध की विधि से ही संज्ञा दी जाती है दोस्तों। माध्यमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम उपयुक्त प्रणाली कौन सी है दोस्तों? माध्यमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम प्रणाली कौन सी होती है? कौन सी प्रणाली होती है इनमें से? पाठ्य पुस्तक प्रणाली नहीं, समवाय प्रणाली नहीं, भाषा संविधि नहीं, तो आगमन और निगमन प्रणाली होती है मित्रों। मेले एवं त्योहारों आदि का सरल वर्णन करना पाठ्यक्रम की विषय वस्तु किस स्तर से संबंधित है? प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक या कोई नहीं मित्रों। मेले एवं त्योहारों आदि का सरल वर्णन करना पाठ्यक्रम की विषयों की संबंधित हो जाएगा। ये हो जाएगा दोस्तों किस पे हो जाएगा? प्राथमिक में हो जाएगा ये दोस्तों। एक नंबर आंसर इसका लगा लीजिएगा। निम्न में से क्या व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य है दोस्तों? तो व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य क्या है हमारा? व्याकरण शिक्षण का जो उद्देश्य है वो ज्ञान भी है, कौशल भी है, ज्ञान प्रयोग भी है, ये सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन। व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि निम्न में से क्या है दोस्तों? व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि पूछी गई आपसे, तो मुख्य विधि कौन सी हो जाएगी व्याकरण शिक्षण की? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा आप। तो व्याकरण की निगमन विधि भी होती है और आगमन विधि भी होती है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये सी नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। अर्थ कथन विधि का विकसित रूप है अर्थबोध, व्याकरण विधि, प्रश्नोत्तर विधि या समीक्षा विधि। अर्थ कथन विधि का विकसित रूप क्या है दोस्तों? विकसित रूप पूछा जाए आपसे तो व्याख्यान विधि कर दीजिएगा दोस्तों। क्या करोगे आप? व्याख्यान विधि हो जाएगा। अर्थ कथन विधि का विकसित रूप पूछा जाएगा दोस्तों आपसे। क्या पूछा गया? विकसित रूप पूछा गया। किस विधि को सुकरात विधि के नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन तो पहले लगाओ आप, इंपॉर्टेंट दोस्तों। सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। आप वीडियो को पूरा देखा करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें दोस्तों। तो किस विधि को सुकरात विधि के नाम से जाना जाता है? जो सुकरात विधि है दोस्तों वो याद कर लीजिएगा आप। प्रश्नोत्तर जो विधि होती है ना उसको अपन सुकरात विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सुकरात विधि बोलते हैं मित्रों। निम्न में से गद्य शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है? गद्य शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि पूछी है, तो सर्वोत्तम विधि जो होती है दोस्तों अर्थबोध विधि हो जाएगी हमारी। कौन सी विधि हो जाएगी? सर्वोत्तम अर्थबोध विधि हो जाएगी। पाठ्य वस्तु के गुण दोषों का विवेचन किस विधि में किया जाता है? पाठ्य वस्तु के गुण और दोष का विवेचन कौन सी विधि में करेंगे दोस्तों? तो पाठ्य वस्तु के जो गुण और दोष होते हैं ना वो व्याख्यान विधि में करते हैं। किस विधि में करते हैं? व्याख्यान विधि में करते हैं मित्रों। सतपुड़ा विंध्याचल शब्दों को स्पष्ट करने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे दोस्तों? यदि हम सतपुड़ा विंध्याचल की पहाड़ियां वगैरह पढ़ा रहे हैं मान लो, है ना, तो हम क्या किस विधि का प्रयोग करेंगे? चित्र विधि का प्रयोग करेंगे, रेखा चित्र विधि का, या मानचित्र दोस्तों? हम मानचित्र विधि का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। बालक में मनन शक्ति का मुख्य आधार क्या? लिखना, बोलना, सुनना,
या भाषा। दोस्तों मनन शक्ति का क्या है, मुख्य आधार क्या है हमारा, भाषा हो जाएगी दोस्तों। भाषा के द्वारा वो मन की जो स्थिति होती है उसकी वो सारी भाषा के द्वारा हमें बता देता है दोस्तों। निम्न में से क्या भाषा का प्रमुख कार्य है दोस्तों, भाषा का प्रमुख कार्य क्या है दोस्तों, भाषा बोलने को समाज से जोड़ने का कार्य करती है। भाषा बालक को भावों एवं विचारों अभिव्यक्त करना सिखाती है। भाषा बालक में ज्ञान प्राप्ति हेतु एक माध्यम की भूमिका निभाती है। दोस्तों ये सारे इसके हो जाएंगे, उपरोक्त सभी प्रमुख कार्य होते हैं, किसके होते हैं, भाषा के प्रमुख ये सारे कार्य होते हैं। दोस्तों सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट थे दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपने अटेंड किए होंगे। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी कर सकते हैं कि आपका क्वेश्चनों का स्तर कैसा लगा आपको। और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।